ऑक्शनिंग पे थे लास्ट क्लास में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज ऑक्शनिंग? तो ऑक्शनिंग जो है, जिसको उर्दू में नीलामी भी कहा जाता है, इट इज अ मार्केट मैकेनिज्म जिसके अंदर जो है बायर्स मेक बिड्स। बायर्स जो है वो बिड करते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, एंड सेलर्स प्लेस ऑफर्स। सेलर्स जो है they actually offer that they want to sell this product for such price, and the buyers make bids that they want to buy at that particular price, and if they both agree, then the transaction take place. So the whole scenario can be characterized as a very competitive and dynamic one। बहुत ज़्यादा competitive नेचर की होती है, कंपटीशन होता है। बायर वांट टू परचेज एट अ वेरी लो प्राइस while the seller want to sell at a very high price। और जहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है, तवाज़ुन आ जाता है, a price on which both of them agree, then the transaction takes place, the final price is reached। So auctioning actually, it is a very old concept, and it existed before the emergence of internet। However, the auctioning can be performed electronically as well। It could be conducted online, which is called e-auctions। Dynamic pricing क्या होती है? Fluctuating prices। डायनामिक प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है ऑक्शनिंग के दौरान, इन विच जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है, प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं बेस्ड ऑन दी सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप। जितनी किसी भी चीज़ की सप्लाई होगी, डिमांड उसके हिसाब से होगी। तो बेस्ड ऑन दी सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप एट ए गिवन टाइम, द प्राइसेस आर डिटरमिन्ड। So types of dynamic pricing, there could be one buyer one seller। तो हम कहेंगे कि ये निगोशिएशन हो रही है दो पार्टीज के दरमियान, बार्टरिंग हो रही है या बार्गेनिंग हो रही है। देयर कुड बी वन बायर एंड मल्टीपल सेलर्स, मैनी सेलर्स। तो उस केस में जो है रिवर्स ऑक्शनिंग हो सकती है, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, टेंडरिंग। ये होता है इस तरीके से कि टेंडर दिया जाता है और देन quotations are provided, the buyers quote the values, और जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है उस पे जो है टेंडर एलोकेट कर दिया जाता है, टेंडर ग्रांट कर दिया जाता है। एंड देन वी कुड हैव मैनी टू वन, मैनी बायर्स वन सेलर। ये फॉरवर्ड ऑक्शनिंग होगी जिसके अंदर जो है मल्टीपल बायर्स हैं, खरीदने वाले मल्टीपल हैं, सेलर जो है एक ही है। एंड देन देयर कुड बी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी बायर मैनी सेलर। तो हम इसको वन बाय वन अब देखते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने हैंड्स रेस कर सकते हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। वन बायर वन सेलर एग्जाम्पल। There is a single buyer and a single seller. Each party can use negotiation, bargaining or bartering. यहाँ पर जब दोनों तरफ एक सिंगल पार्टी मौजूद है तो ये आपस में निगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, buyer can say that I want this product and X price, and the seller can accept it or can propose an alternative price. So there is a negotiation, bargaining, or bartering. The resulting price will be determined by the bargaining power. रिजल्टिंग प्राइस जो है बार्गेनिंग पावर पे डिटरमिन होगी कि कितनी बार्गेनिंग पावर है। डिमांड भी ऑब्वियसली यहाँ पे एक फैक्टर प्ले करेगा कि मार्केट में कितनी सप्लाई है या कितनी डिमांड है किसी पर्टिकुलर आइटम की। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आप बार्गेनिंग से उसको बहुत लो प्राइस में खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड देन देयर आर अदर बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंस्ट्रेंट हो के इतनी कीमत में तो बेचना है इसको, इससे कम नहीं हो सकती या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जो डिसाइड कर देती है बात होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर आइटम है जो पब्लिक नीड की है, नेसेसिटी आइटम है, तो उसको आप जो है बहुत ज़्यादा हाई कीमत में नहीं बेच सकते। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। वन सेलर मैनी बायर, ये भी हो सकता है। सेलर एक है, बेचने वाले एक है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑक्शनिंग होगी, an auction in which a seller offers a product to many potential buyers. फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि सेलर जो है एक प्रोडक्ट जो है कई बायर्स को देता है, बायर्स जो है अपनी कीमत बताते हैं और फिर उसमें से जो लोएस्ट कीमत होती है उस पर जो है सेल हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ऑक्शनिंग। तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। इंग्लिश फॉरवर्ड ऑक्शनिंग, यांकी फॉरवर्ड ऑक्शनिंग, डच फॉरवर्ड ऑक्शनिंग, फ्री फॉल फॉरवर्ड ऑक्शनिंग। ठीक है। सील्ड बिड ऑक्शनिंग, सील्ड बिड ऑक्शनिंग भी हो सकती है वन सेलर मैनी बायर के बीच में। An auctioning in which each bidder bids only once, a silent auction. Bidder जो है doesn't know who is placing bids or what the bids prices are. यानी ये टोटली ब्लाइंड ऑक्शनिंग है, उसको नहीं पता बाकी लोग जो है क्या कोट कर रहे हैं। He doesn't know what the other bidders are placing and the item is awarded to the highest bidder. जो हाईएस्ट बिडर है उसको जो है ये आइटम अवार्ड कर दिया जाता है, उसको जो है वो चीज दे दी जाती है जिसके लिए वो बिड कर रहा है। विक्री ऑक्शन, विक्री ऑक्शन जो है in which the highest bidder wins but pays only the second highest bid. हाईएस्ट बिडर जीतता है
जीतता तो हाईएस्ट बिडर है जिसने सबसे ज्यादा की बिड की है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट बिड पे की जाती है। मकसद क्या होता है कि ऐसा ना हो कि उसने जो आखिरी बिड किया वो बहुत ज्यादा हो, जो मार्केट उस चीज की मार्केट प्राइस है उससे भी ज्यादा हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस फेयर को खत्म करने के लिए वो सेकंड हाईएस्ट बिड को पे करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्री ऑक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक के बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। वन बायर मैनी सेलर्स। बायर एक है, बेचने वाले बहुत हैं। एक्शन ऑक्शंस इन दिस कैटेगरी आर टेंडरिंग। तो ये टेंडर का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जिसमें एक बायर खरीदने वाला कहता है कि मुझे जो है ये चीज़ चाहिए, और जितने भी सेलर्स हैं या सप्लायर्स हैं वो बिड करते हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑक्शनिंग होती है, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑक्शनिंग नहीं है, यहाँ पे रिवर्स ऑक्शनिंग है। इन विच बायर प्लेसेस एन आइटम फॉर विथ। बायर कहता है कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, आप लोग कितने पैसों में इसको दे सकते हैं या बना सकते हैं। RFQ भरता है वो, रिक्वेस्ट फॉर कोड देता है वो। RFQ जो है वो मंगवाता है सबसे। पोटेंशियल सप्लायर्स बिड ऑन द जॉब। जो पोटेंशियल सप्लायर्स होते हैं जो कि इस टेंडर को में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बिड करते हैं, with bid price reducing sequentially। और जो लोएस्ट बिड होती है वो जीत जाती है। दिस इज मेनली यूज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट के साथ अगर आप जो है, गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं बहुत सारे, या बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेसेस भी आपस में कर सकते हैं। तो ये रिवर्स ऑक्शनिंग कहलाती है। इसके बाद नेम योर ओन प्राइस मॉडल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। A would-be buyer specifies the price that they are willing to pay to any willing and able seller। बायर बोलता है कि मैं ये चीज जो है इतनी पैसों में खरीदना चाहता हूँ, और वो ओपन छोड़ देते हैं कि कौन जो है इसको, कौन सा सेलर ऐसा है जो कि इस पे एग्री कर जाए। यानी प्राइस जो है ये बायर ही बता रहे हैं कि मुझे इतने पैसों में चाहिए, कोई बेचना चाह रहा है तो बेच दे। दिस इज बेसिकली अ कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, C2B मॉडल कहलाता है, लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है। मैनी सेलर्स मैनी बायर्स, ये भी हो सकता है कि बेचने वाले भी बहुत सारे हों, खरीदने वाले भी बहुत सारे हों। Buyers and their bidding prices and sellers and their asking prices are matched based on the quantities on both sides। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो अपनी प्राइसेस बताएंगे और सेलर अपनी प्राइस बताएंगे। जहाँ पे मैचिंग हो जाएगी उस हिसाब से जो है ट्रांजेक्शन हो जाएगी। इसमें वर्टिकल ऑक्शनिंग आती है, जिसमें an auction that takes place between sellers and buyers in one industry or for one commodity। वर्टिकल होती है, वर्टिकल इंडस्ट्री से मुराद है
फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक है, किसी फॉर एग्जांपल कपड़े की सनत है, ये वर्टिकल इंडस्ट्री कहलाएगी। फार्मास्यूटिकल हो गया, ये कोई स्पेसिफिक एक ही इंडस्ट्री में उसके ही बायर्स और सेलर्स हो, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो, तो ये कहेंगे वर्टिकल ऑक्शनिंग। अच्छा जी, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। तो ई ऑक्शनिंग के क्या फायदे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शनिंग की जाए? तो पहले हम देखते हैं कि सेलर्स को क्या फायदे हासिल होते हैं। जो बेचने वाला है, लार्जर रीच, ज्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचेगी, एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उसको अच्छे बायर्स मिलेंगे। ऑप्टिमल प्राइस सेटिंग, जो प्राइस है उसको वो अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर है, अगर एक फ्रीलांसर जो है, अगर वो किसी ऐसे ही काम करता है तो उसको अपने काम के पैसे हो सकता है कम मिल रहे हो, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पे जाता है, फ्रीलांसर की वेबसाइट पे चला जाता है, तो वहाँ पर क्योंकि मार्केट बड़ी है तो उसकी जो वर्थ है उसके हिसाब से उसको जो है पर आवर रेट मिल रहा होगा। रिमूवल ऑफ एक्सपेंसिव इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज बहुत सारे आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है तो आप जो है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसका अपना कमीशन आ जाता है। तो जब आप ई ऑक्शनिंग पे जाते हैं तो ये बीच की पार्टीज खत्म हो जाती हैं। लिक्विडेशन, अच्छा, लिक्विडेशन से मुराद ये है कि आप लिक्विड एसेट्स का तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। अ, ऐसे एसेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडेशन से मुराद ये है कि उनकी जो भी स्किल है या जो भी, अगर फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, या जो भी उनके पास एसेट है जो बेचना चाह रहे हैं, वो इजीली जो है कन्वर्ट की जा सकती है कैश के अंदर। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस तरीके से है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है और इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस इन्वॉल्व नहीं है। लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, आपको कोई स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपकी ऑक्शनिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है आपका, आपको जो है कंपनी रन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टाफिंग की ज़रूरत नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी कम हो जाती है। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग के थ्रू। आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनकी कंप्लेन को जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बेनिफिट्स टू बायर्स, बायर्स को क्या बेनिफिट हासिल होते हैं? अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड यूनिक आइटम्स एंड कलेक्टिबल्स, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो
पूरी मार्केट का सर्वे कर सकता है इजीली, सिंगल क्लिक पे देख सकता है कि कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल है, और उसके हिसाब से वो आइटम जो कि उनकी बिल्कुल नीड को मैच कर रहा है एग्जैक्टली वो आइटम परचेज करेगा वो। लोअर प्राइसेस, कीमत जो है कम कीमत पे उसको मिल जाएगी चीज़। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ कोई बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहा है तो आप ज़रूरी थोड़ी है आप उससे ख़रीदें। आप जो है यू कैन ऑलवेज लुक फॉर अदर अदर सेलर्स, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे कम कीमत में मिल रहा है, अप्रोप्रिएट कीमत में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप परचेज करोगे। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब है कि बायर जो है अपनी डिटेल्स बताए बगैर परचेजिंग कर सकता है, एनोनिमस रखते हुए अपने आप को परचेजिंग कर सकता है। कन्वीनियंस, आसानी होती है, आसानी से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शनिंग कर सकता है वो। इंटरटेनमेंट, एक तरह की इंटरटेनमेंट है वो, डिफरेंट सेलर्स की कीमत को देख रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है, डिफरेंट ऑप्शंस देख रहा है, एंड सो ऑन। बेनिफिट्स टू ई ऑक्शनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनर्स जो हैं जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके ऊपर ऑक्शनिंग हो रही है, उनको क्या फ़ायदे हासिल होंगे? हाई रिपीट परचेज, रिपीट परचेज से क्या मतलब है, अगर एक बंदे ने एक बार ऑक्शन में कोई चीज़ परचेज की तो अगर वो दोबारा आता है तो ये रिपीट परचेज कहलाएगी। तो एक दफ़ा कोई कस्टमर आता है तो वो दोबारा भी आएगा, ये फ़ायदा हासिल होता है। स्टिकियर वेबसाइट, स्टिकियर वेबसाइट का मतलब है ऐसी वेबसाइट जिस पे बंदा जो है आता है तो फिर वो किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो स्टिक करेगा उस वेबसाइट के ऊपर, उसका इंटरफेस ऐसा होगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्शन बिजनेस, और फिर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकता है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या नुकसानात हैं? Possibility of fraud, obviously there is a possibility of fraud always in auctioning. For example, the item you are selling might be a very low grade item, लो ग्रेड आइटम होगा, ठीक है, और आपने उसको ज़्यादा कीमत पे सेल कर दिया धोखा देके। बाद में पता चल रहा है ये तो उतनी कीमत की चीज़ थी नहीं जो कि आपने जितनी कीमत में सेल, जितनी कीमत में परचेज की है, सेलर ने जो चीज़ बेची है वो उतनी कीमत की थी नहीं, ठीक है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें इतने लोग आए नहीं ऑक्शन करने के लिए। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं ऑब्वियसली, अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक मींस में ऑलवेज सिक्योरिटी का मसला रहता है। ऑक्शन सॉफ्टवेयर, ये एक ओवरहेड है जिसमें एक ऑक्शन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा जिसके थ्रू ऑक्शनिंग होगी। लॉन्ग साइकिल टाइम, ऑब्वियसली ऑक्शन पूरी कंप्लीट होगी, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं या सेल हो सकती है वो चीज़। तो पूरा साइकिल पूरा होना ज़रूरी है ऑक्शन में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में जो है परचेज कर लें उसको। पूरा साइकिल है जिसमें सब बिड करेंगे, फिर इसमें से
जो सबसे ज़्यादा कीमत होगी उस पे वो चीज़ सेल होगी। मॉनिटरिंग टाइम, मॉनिटर करना पड़ता है पूरी साइकिल के दौरान कौन कितने प्राइस पे बिड कर रहा है। इक्विपमेंट फॉर बायर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, कंप्यूटर इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑक्शनिंग कर रहे हो। ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये ओवरहेड है कि आप जो है जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें कुछ चार्जेस लगेंगे, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट है। तो यहाँ तक के बात समझ में आ गई, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ऑक्शंस, क्या स्ट्रेटेजिक यूज है ऑक्शंस का? थ्रू डायनामिक प्राइसिंग बायर्स एंड सेलर्स आर एबल टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट्स इन्वेंटरी लेवल्स एंड एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वेरी क्विकली। तो यहाँ पे आप जो है चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कीमत जो है जो कि होनी चाहिए उसी पे आप सेल करते हैं ऑक्शन के थ्रू। मिसाल के तौर पर बाय यूजिंग वेब ऑक्शंस एंड एक्सचेंजेस, suppliers can quickly flush excessive inventory and liquidate idle assets। वो assets जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है, आप उसको जो है आसानी से लिक्विडेट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जल्दी से आप जो है उसको बेच दो। ऑक्शनिंग के थ्रू आप चीजें निकाल सकते हो जल्दी से एक्सेसिव इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री में से वो चीजें रखो बिक नहीं रही हैं तो आप जो है ऑक्शन के थ्रू उसको निकाल सकते हो। Buyers may end up with the power to procure goods and services at the price they desire। यहाँ पे ये होगा कि बायर जो है अपनी कीमत के हिसाब से उस चीज़ें प्रोक्योर कर सकता है, खरीद सकता है, या सर्विसेज भी हो सकती हैं। यहाँ पे ऑक्शनिंग में ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ही सेल की जाए, कोई सर्विस भी। The end game is to accurately assess and exploit market supply and demand requirement faster and more efficiently than the competition। तो असल मकसद क्या है, आप किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू को फौरन समझ जाएं, जल्द अज जल्द, ज़्यादा देर ना करें। इतनी जल्दी आप अपने कंपटीटर से पहले समझ जाएं कि ये चीज़ जो है अब इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी तो उसको जल्दी से निकाल दिया जाए। ये चीज़ जो है इसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो इसकी कीमत आप बढ़ा दो। तो आपको आइडिया होना चाहिए मार्केट वैल्यू का जितनी जल्दी हो सके। ऑक्शन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पास? एक सप्लायर होता है जिसको हम सेलर कहते हैं और एक कस्टमर होता है जिसको हम बायर कहते हैं। एक ऑक्शनियर होता है, ऑक्शनर जो है जो कि पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप करता है जिसके थ्रू ऑक्शनिंग होती है। उस प्लेटफॉर्म में उस एनवायरनमेंट के अंदर एक आइटम होगा या मल्टीपल आइटम्स होंगे जो कि आप ऑक्शन करना चाह रहे होगे। कुछ रूल्स होंगे जो आपने डिसाइड किए होंगे कि कम से कम इतनी कीमत में सेल होना चाहिए। एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, पूरी लाइफ साइकिल चलेगी ऑक्शनिंग की और फिर वो चीज़ ऑक्शन हो जाएगी। फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकते हैं, www और IT। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक ऑक्शन का कंपोनेंट है।
अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें हम और देख लेते हैं। नेम योर ओन प्राइस मॉडल, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो बायर होता है वो बताता है कि मैं ये चीज़ इतने में ख़रीदना चाह रहा हूँ, और कोई सेल करना चाह रहा है तो बताए। तो ये एक कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है, रिवर्स ऑक्शनिंग मॉडल है, जिसमें जो वेंडर होता है वो ऑफर करता है, और जो लोअर प्राइस वेंडर होता है जो कि बायर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। उसने कहा है कि मिसाल के तौर पर $100 में मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, तो अगर कोई $100 में बेचने वाला मिलेगा तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट मीट होगी और फिर ये ऑक्शनिंग हो जाएगी। तो ये ई ऑक्शनिंग का प्रोसेस है। सेलर जो है रजिस्टर करता है, अपने फीचर्स को लिस्ट करता है, लिस्टिंग करता है, फीचरिंग करता है, शेड्यूलिंग करता है, प्राइसिंग करता है, वगैरह वगैरह। और देन यहाँ पे बिडर्स होते हैं जो कि अपनी बिडिंग को पोस्ट करते हैं, एंड देयर इज एन ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जिसका काम होता है पूरे ऑक्शन को मॉनिटर करना कि इसमें कोई मसला ना हो, पूरे प्रोसेस को स्मूथली एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एंड देन देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शंस इन बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, बिडर जो है जब सेलर को कोई चीज़ परचेज करेगा सेलर से, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग है तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही होगी, रियल टाइम क्रेडिट कार्ड एंड अदर पेमेंट टू सेलर, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट होगी। ठीक है, ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये सेलर को नोटिफाई करेगा कि आपकी चीज़ जो है इतने में सेल हो रही है। जो बिड्स कंप्लीट होती जाएंगी वो यहाँ पे बिड्स के अंदर जो है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी, एंड सो ऑन। सो दिस इज द ऑक्शनिंग प्रोसेस। इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। इस वन में क्या होता है, सर्शन एग्रीगेशन एंड नोटिफिकेशन। ऑक्शन एग्रीगेशन का मतलब ये है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन है तो इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर एजेंट्स जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा के लाएगा कि यहाँ पे ऑक्शनिंग हो रही है। फिर वो बंदा जो है ब्राउज करेगा। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्शंस को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये जो ओवल में है ना, ये एंटिटीज हैं जो लोग इन्वॉल्व होंगे ऑक्शन में। एक सेलर होगा और एक बिडर होगा, बाकी जो चीज़ें हैं ये एंटिटीज नहीं है। ठीक है, तो सेलर जो है ये अपने आप को रजिस्टर कराएगा और ये लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ें, मैं ये सर्विसेज या मैं ये कंपोनेंट्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट कर देगा, फीचर्स डाल देगा, शेड्यूलिंग भी कर सकता है, प्राइसेस भी बताएगा, और ये बताएगा मैं किस तरह की ऑक्शनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। राइट।
इसी तरीके से बिडर जो है वो भी ऑक्शन लिस्ट के अंदर डाल सकता है कि मैं इस तरह की ऑक्शनिंग करना चाहता हूँ। बिडर भी बता सकते हैं, सेलर भी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। जब ऑक्शनिंग हो जाएगी तो बिडर किस तरीके से पेमेंट करेगा? किसी पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिकली। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पेयोनियर हो सकता है, और बहुत सारे पेमेंट के मैकेनिज्म हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि वो ये चीज़ें देखे कि ऑक्शनिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास बिडर्स की रजिस्ट्रेशन करेगा कि कौन कौन से बिडर्स हैं। बिडिंग की नोटिफिकेशन जनरेट कर सकता है, बिडिंग की रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, इनवॉइसिंग कर सकता है, शिपिंग कर सकता है, और इस तरह के मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। ना सिर्फ ये कि वो बिडर्स को नोटिफाई करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, बल्कि सेलर को भी नोटिफाई कर सकता है, सेलर को फीडबैक भी दे सकता है, सेलर को पे भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। और जो ऑक्शनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिस बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी, या में मुख्तलिफ तरह की बिडिंग हो रही है, बिडिंग जो कंप्लीट हो जाएगी उसको भी अलग से मेंटेन करके वो रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑक्शनिंग होती किस तरीके से है? सबसे पहले सर्चिंग एंड कंपेयरिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया जाता है कि कौन कौन से ऑक्शंस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ऑक्शन एग्रीगेटर्स एंड नोटिफिकेशन। ऑक्शन एग्रीगेटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों से ऑक्शनिंग की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और उनको एक जगह पे एग्रीगेट करते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनीज सॉफ्टवेयर एजेंट्स को इस्तेमाल करती हैं जो कि डिफरेंट ऑक्शनिंग की वेबसाइट पे जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, समराइज करते हैं और एंड यूज़र को दिखाते हैं। एंड यूज़र क्या करता है, फिर उनको ब्राउज करता है, कंपेयर करता है, और फिर डिसाइड करता है। गेटिंग स्टार्टेड एन ऑक्शन, फिर वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। वो जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, लिस्ट करेगा, प्रमोट करेगा अपनी ऑक्शन को, प्राइस सेट करेगा, और फिर बिडिंग स्टार्ट कर देगा। बिड वॉचिंग एंड मल्टीपल बिड्स। स्नाइपिंग क्या होती है? एंटरिंग अ बिड ड्यूरिंग द वेरी लास्ट सेकंड ऑफ एन ऑक्शन एंड आउटबिडिंग द हाईएस्ट बिडर। यानी एक ऑक्शन चल रही थी, उसमें एक बंदा जो है बस उसने अपनी हाईएस्ट बिड पे करी थी और वो उसको मिलने वाली थी वो चीज़। आपने क्या करा, आखिरी लम्हे में जाके आपने उससे ज़्यादा की बिड कर दी, तो आप जो है वो बिड जो है आपने जीत ली लास्ट सेकंड में जाके आपने। प्रॉक्सी बिडिंग क्या होती है? आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आपके बिहाफ पे बिडिंग कर रहा है। जैसे कोई बंदा बिड करेगा, आप उससे थोड़ी सी पैसे बढ़ा के मजीद बिड कर दो, ताकि हमेशा आप ही जीतो। तो प्रॉक्सी बिडिंग में आप, अच्छा जी, तो प्रॉक्सी बिडिंग ये होती है कि आपके बिहाफ पे
कोई बंदा जो है कंटिन्यूअसली, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कंटिन्यूअसली बिड करे ताकि हमेशा आप ही जो है बिड में सक्सेसफुल हो। लेकिन एक वक्त आएगा जब उसकी कीमत से ज़्यादा वैल्यू पे बिड करना पड़ेगा आपको, वहां पे आप रुक जाओगे। यानी वो जो चीज़ है, जो उस चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो आप उसके बाद बिड नहीं करोगे। पोस्ट ऑक्शन फॉलो अप, ऑक्शनिंग हो गई, आप बिड जीत गए, उसके बाद क्या एक्टिविटीज होंगी? बिडिंग नोटिफिकेशन, जिस पे आपने बिड किया था उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। एंड ऑफ ऑक्शन नोटिस, ऑक्शनिंग कंप्लीशन की नोटिस जनरेट हो जाएगा कि ऑक्शन मुकम्मल हो गया है। सेलर को नोटिस चला जाएगा, पोस्ट कार्ड जाएंगे, थैंक यू नोट्स जाएंगे। ठीक है। यूजर कम्युनिकेशन पे कुछ चैट ग्रुप्स हो सकते हैं, मेलिंग लिस्ट हो सकती है, मैसेज बोर्ड्स हो सकती है, जिससे यूजर्स आपस में बातचीत कर सकते हैं। फीडबैक लिया जा सकता है, रेटिंग ली जा सकती है, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग हो जाती है। इनवॉइस जनरेट होगी कि ये चीज़ आपने इतने पैसों में खरीदी, अब आप पे कर दें। पेमेंट होगी, वह पेमेंट के लिए आप जो है P2P यानी पेयर टू पेयर ट्रांसफ़र सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रू की सर्विस होती है जो फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो सकती है। उसके बाद शिप हो जाएगा, वो आइटम आपने जो परचेज किया है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। एडिशनल टर्म्स एंड रूल्स, बिड रिट्रैक्शन। बिड रिट्रैक्शन का मतलब यह है कि आपने कोई बिड करी, आप उसको रिट्रैक्ट कर रहे हो, आप वापस ले रहे हो बिड। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये रूल्स डिसाइडेड होते हैं पहले से कि अलाउ करना है बिड रिट्रैक्शन या नहीं करना। फीचर्ड ऑक्शन, फीचर्ड ऑक्शन का मतलब है कोई ऑक्शन जो है आपने उसको फीचर करना है, यानी आपने उसको एज अ न्यूज़ दिखाना है कि ये सबसे अच्छी ऑक्शनिंग है, ये आप लेना चाह रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी सर्विसेज। अब आते हैं हम डबल ऑक्शन की तरफ। सिंगल ऑक्शन का क्या मतलब है? एन ऑक्शन इन विच एटलीस्ट वन साइड ऑफ द मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एंटिटी, यानी एक तरफ या तो एक सिंगल बायर हो, एक तरफ एक बंदा हो, दूसरी तरफ ज्यादा बंदे हो सकते हैं। सिंगल बायर सिंगल सेलर, या वन बायर मल्टीपल सेलर, या वन सेलर मल्टीपल बायर। जहाँ पे मल्टीपल हो दोनों जगहों पे, बायर भी मल्टीपल हो, सेलर्स भी मल्टीपल जगहों पे हो, इसको हम डबल ऑक्शनिंग कहते हैं। यहाँ पे दोनों के दरमियान जब प्राइसेस मैच करेंगी, बायर्स जो प्राइस पे बिड कर रहा है और सेलर जिस पे चाह रहा है, ये जब ये मैच करेगा तो जहाँ पे मैचिंग होगी वहाँ पे ऑक्शनिंग फिर की जाएगी, जैसे स्टॉक मार्केट में होती है डबल ऑक्शनिंग। बंडल ट्रेडिंग क्या होती है? बंडल ट्रेडिंग ये होती है जैसे आप जो है कोई आइटम खरीदें और साथ में उससे मिलती जुलती चीजें भी सेल कर दी जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट लेते हो तो आपको टूथब्रश भी साथ में सेल कर दिया जाए, ये चीज बंडल ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक के बात क्लियर है बिड शील्डिंग, having phantom bidders bid at a very high price when an auction begins। यानी कुछ बिडर्स ऐसे हो जो आपने बिठा दिए हो
और वो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए क्या करें, रैंडमली बेट करना शुरू कर देंगे, ये चीज़ इतने प्राइस की है, और आखिर में जो है लास्ट मिनट में वो पुल आउट कर जाएं, उसकी कीमत बढ़ाते रहे। रियल बिडर जो है वो जज्बात में आके उसने जो है ज़्यादा कीमत बोल दी, अब आखिर में वो बैक ट्रैक कर जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत में सेल हो जाए। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने जो है बहुत लोअर वैल्यू में उस चीज़ को परचेज कर लिया, ये भी हो सकता है। बेड शील्डिंग में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। शिलिंग भी इसी तरीके से होती है, फेक बेड्स के जरिए जो है प्राइसेस को बढ़ाया जाए। बिड शील्डिंग के जरिए प्राइसेस को कम किया जाता है, शिलिंग के जरिए प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, जैकअप कर दिया जाता है बिडिंग प्राइस को। तो शिलिंग कौन करेगा और बिड शील्डिंग कौन करेगा? शिलिंग जो है उसका मकसद ये होता है कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए। तो जो सेलर होता है ना वो अपने बंदे बिठा देते हैं जो कि फेक बिड कर रहे होते हैं, ताकि जो है प्राइसेस को जैकअप किया जा सके। तो शिलिंग जो है ये सेलर करेगा, ताकि उसके अपने बंदे बैठे होंगे जो कि प्राइसेस को बढ़ाते जाएंगे। और बिड शील्डिंग जो है ये बायर की तरफ से होगी, यानी उसने अपने तरफ से 2-3 बंदे बिठा दिए बायर ने, जो कि आपने की ब्रेड की रियल बंदे ने। अच्छा, रिपीट करता हूँ मैं जवेरिया। अच्छा, मैं फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। देखो बेटा, बहुत आसान। बिड शील्डिंग, बिड शील्डिंग में क्या होता है, हैविंग फैंटम बिडर्स, फैंटम बिडर्स कह लें या फेक बिडर्स कह लें, उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमत बताई किसी चीज़ की। जब ऑक्शन स्टार्ट हुई, आपने बोला कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए, रियल बंदे ने कहा 10 रुपए। अब एक फेक बिडर बैठा हुआ है, उसने कह दिया 1000 रुपए। अब 1000 रुपए की चीज़ नहीं थी वो, तो वो ऑक्शनिंग ख़त्म हो गई। 1000 रुपए में डिसाइड हो गया कि ये चीज़ जो है मिल जानी चाहिए। अब जब बिड ख़त्म हो गई तो उस बंदे ने कहा कि मैं ये चीज़ नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि ऑक्शनिंग में अलाउ होता है कि अगर कोई बंदा नहीं लेना चाहे तो वो स्टॉक वो मना कर सकता है। तो जब 1000 रुपए में वो चीज़ नहीं गई, उसने मना कर दिया, तो अब किसके पास आएगा वो, जो जिसने 10 रुपए की ऑक्शनिंग की थी। 1000 से 10 पे आएगा, तो 10 रुपए तो बहुत कम कीमत है। तो उस बंदे को फ़ायदा होगा, 10 रुपए में उसने ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि ज़्यादा पैसों की थी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपने बेट किया 100 रुपए पे मिसाल के तौर पर, और आपने अपना एक बॉट बिठाया हुआ था जिसने जो 1 लाख रुपए पे बेट कर दिया। अब 1 लाख तो कीमत नहीं है ना, 1 लाख तो कीमत नहीं है, तो कोई बंदा नहीं खरीदेगा, कोई बंदा जो है बिड नहीं करेगा। तो 1 लाख रुपए में जिसने बिड की है वो जीत जाएगा। 1 लाख रुपए में बिड करने वाला कौन था? आपका अपना बॉट था। लेकिन एंड टाइम पे वो बैक ट्रैक कर जाएगा, वो बोलेगा मैं नहीं खरीदना चाह रहा। तो 1 लाख से अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी? आपने 100 रुपये पे खरीदी, तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपको होगा। तो दिस इज कॉल्ड बिड शील्डिंग। ठीक है। जबकि शिलिंग में क्या होगा, सेलर जो है ना अपने बंदे बैठा देगा जो कि कीमत बढ़ाते रहेंगे उसकी। आपने बोला कि मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, तो आपका अपना बंदा बैठा होगा जो कि कहेगा
150 रुपये, फिर आपने 200 रुपये बोला, तो सेलर का बंदा जो है बोल देगा 250। आप जो भी बिड करोगे उससे बढ़ाते रहेगा, अल्टीमेटली आखिर में रुक जाएगा वो, तो उसकी प्राइस जो है जैकअप होके बहुत हाई हो जाएगी। तो बेट शील्डिंग और शिलिंग जो है ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि फ्रॉड में आते हैं। फेक फोटोज एंड मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन, जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हो उसकी आपने फोटो सही नहीं लगाई, आपने उसको बहुत खूबसूरत बना के दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग कर रहे हैं, आप किस बुनियाद पे वो चीज़ खरीदोगे? आप तो उसकी तस्वीर देख के खरीदोगे ना, आप उसको इंस्पेक्ट तो नहीं करोगे जाके खुद ही। मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शंस, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी डाली, गलत डिस्क्रिप्शन डाल दी, आपने कहा कि ग्रेड 1 का आइटम है ये, इसकी क्वालिटी जो है बेस्ट क्वालिटी का है, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं था। इम्प्रॉपर ग्रेडिंग टेक्निक, आइटम जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन की जाती है तो आइटम को ग्रेड किया जाता है। ग्रेड 1 का आइटम बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ग्रेड 2 का आइटम, ग्रेड 3 का आइटम, तो आपने गलत ग्रेडिंग कर दी उसकी, तो गलत ग्रेडिंग से आप फ्रॉड कर सकते हो, एंड सो ऑन। फिर सेलिंग रिप्रोडक्शन एज ओरिजिनल, रिप्रोड्यूस आइटम जो है, कोई चीज़ आपने ओरिजिनल बना के बेच दी, आपने फॉर एग्जांपल एंटीक बेच रहे हो आप, आपने बोल दिया ये बहुत पुरानी एंटीक है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो तो ओरिजिनल था ही नहीं बल्कि उसकी कॉपी थी। फेलियर टू पे, पेमेंट नहीं हो पा रही, पेमेंट कोई नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है। फेलियर टू पे द ऑक्शन हाउस को पे नहीं किया। हाई शिपिंग कॉस्ट एंड हैंडलिंग फी, हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड सो ऑन। फेलियर टू शिप मर्चेंडाइज, लॉस एंड डैमेज क्लेम्स, कोई आइटम लॉस हो गया, आज लाते हुए जो है डैमेज हो गया। फेक स्क्रू सर्विस, स्क्रू सर्विस क्या होती है? बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि बीच में एक थर्ड पार्टी होती है जो कि पेमेंट को गारंटी करती है, अगर वही फेक हो तो फिर क्या होगा? स्विच एंड रिटर्न, स्विच करना है, कोई आइटम रिटर्न करना है, और दूसरे फ्रॉड। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ई ऑक्शन फ्रॉड, अगर आप चाहते हो कि ऑक्शनिंग के दौरान फ्रॉड ना हो, तो वो क्या तरीके हैं जिनको अपना कर आप फ्रॉड से बच सकते हो? यूज़र आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यूज़र को वेरीफाई करो, जो बंदा आ रहा है उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, उसके एनआईसी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लें, आप फ़ोन नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लें। ग्रेडिंग की सर्विस होनी चाहिए, आइटम को प्रॉपरली ग्रेड किया जा सके, ये ग्रेड 1 आइटम है, ग्रेड 2 आइटम है। फीडबैक फोरम होना चाहिए जिसमें फीडबैक लिया जाए लोगों से। इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि हर आइटम जो है इंश्योर्ड हो, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, स्क्रू सर्विस हो, पेमेंट गारंटीड हो, पेमेंट प्रोटेक्शन हो। स्क्रू सर्विस में ऐसा होता है कि वो बायर से पहले पेमेंट अपने पास लेके रख लेते हैं वो, ताकि बाद में फ्रॉड होने का चांसेस ही ना हो, तो बायर से पेमेंट लेके रख लिया जाता है। नॉन पेमेंट पनिशमेंट, अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं देता है तो उसको पनिश करना मुख्तलिफ तरीक़ों से, उसको फ़ाइन लगाना वगैरह वगैरह। अप्रेजल सर्विस होनी चाहिए, यानी अप्रेजल आप जो है बायर को भी दे सकते हो, सेलर को भी दे सकते हो, कि अगर वो
अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपने जो है उनको अप्रेस करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। आपने जो है बोनसेस देने हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से अप्रेजल हो सकती है। फिज़िकल इंस्पेक्शन, आइटम की फ़िज़िकली इंस्पेक्शन अलाउ करें आप। ये जो चीज़ जो है आप ऑक्शन कर रहे हैं उसकी फ़िज़िकली इन्वेस्टिगेशन हो सके, कि वो देख सके जाके कि ये वही आइटम है या नहीं है। आइटम वेरिफिकेशन, आइटम को वेरीफाई किया जा सके ये वही आइटम है या नहीं है। बायर प्रोटेक्शन, बायर की भी प्रोटेक्शन हो, सेलर की भी प्रोटेक्शन हो। अगर सही आइटम नहीं मिलता है तो बायर को रिफंड करें आप। अगर गलत आइटम कोई सेल कर रहा है तो सेलर को आप पनिश करें। स्पूफ वेबसाइट प्रोटेक्शन, स्पूफ का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल ईबे है, ईबे की एक कॉपी बना दी किसी ने और वो कह रहा है मैं ईबे हूँ, यानी वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ईबे हूँ, जबकि ईबे की कॉपी बनाई हुई है और उसका मकसद कुछ और है। ईबे सिक्योरिटी सेंटर पे सिक्योरिटी सेंटर भी हो।